जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर जो हमारे पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए तो जो सेकंड पेपर में जो खंड का है उसमें कई जो हमारे हिंदी साहित्य जगत में प्रख्यात कविकार रहे हैं जिनके दोहे कविताएं ये सभी लगे हुए हैं। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो आज आप सभी के बीच बिहारी रत्नाकर जो कि आरंभिक 100 पद हमारे पाठ्यक्रम में है, तो आरंभिक 100 पद जो कि बिहारी जी का है, बिहारी रत्नाकर की व्याख्या के तहत, तो उसे आज हम करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आए हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस के 2 क्लासेज में हमने बिहारी के संदर्भ में जितनी चीजें थी वो ज्यादातर बताने की कोशिश की है अपने परिप्रेक्ष्य में। लेकिन यहाँ पे हमने ये कहा था कि हम व्याख्या कराएंगे तो सबसे पहले, क्योंकि शुरुआत के जो भी लेक्चर्स रहे हैं तो उन लेक्चर में हमने ये ध्यान दिया है कि आपको 2-3 चीजों का ध्यान हो। और जैसे को जो भी रचना होती है हमारे सिलेबस में लगा होता है, तो जैसे फर्स्ट एंड सेकंड 2 पेपर है और दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे एक जगह पे देखेंगे तो बिहारी जी से जो भी संबंधित व्याख्या है उनके बिहारी सस्सई से वो प्रश्न के रूप में आएगा। एक होगा कि बिहारी जी का खुद का अगर देखें तो उनका परिचय क्या रहा है, या उनकी भक्ति भावना क्या रही है, या उनका साहित्य शिल्प क्या रहा है, या उनके कवित्व दृष्टि की बात की जाए तो इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो शुरुआती जो क्लासेस लिए हैं उसमें हमने बिहारी जी का परिचय दे दिया, उनका साहित्यिक परिचय दे दिया है। आज हम देखेंगे कि व्याख्या के संदर्भ में प्रश्न किस प्रकार आता है। लेकिन उससे पूर्व यहाँ पे देखिए कि हमने एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वो लगा दिया है कि कबीर, सूर, तुलसी, जायसी और बिहारी, इससे रिलेटेड जितने भी व्याख्या के प्रश्न पूर्ववर्ती जो भी हमारे पेपर हुए हैं उनमें आए हुए हैं, मैं इन सभी का संग्रह अपने टेलीग्राम में पिन कर दी हूँ। टेलीग्राम का लिंक है हिंदी और प्राइड करके, अगर जिसे नहीं मिलेगा वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेगा तो वहां पे हम लिंक डायरेक्ट पिन कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि जो भी प्रश्न इससे आते हैं, क्योंकि आप प्रश्न का जो फ्लेवर है वो समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि हमको आखिर पढ़ना क्या है। अब यहाँ पे देखिए कि पहले जो आया हुआ है क्वेश्चन का लेवल कैसा था। जैसे यहाँ पे देखिए, हो सकता है कम दिख रहा हो तो जूम करके भी देख सकते हैं, अब तो ये व्यवस्था भी आ गई है यूट्यूब पे। यहाँ पे देखिए जैसे बिहारी का अगर आपको मान लीजिए देखना है, बिहारी के संदर्भ में देखना है, तो बिहारी की सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि का निरूपण कीजिए। तो प्रश्न सीधे सीधे क्या आया है कि बिहारी के संदर्भ में अगर देख रहे हैं तो वहां पे आपको क्या देखना है, देखना आपको है यहाँ से 1 मिनट टीचिंग मोड कर देते हैं, यहाँ से आपको बड़ा दिखेगा, देखिए इसमें भी अब दिख रहा हो सही से, थोड़ा जूम कर दिया है। हाँ, तो बाय द वे ये देखना है आपको कि यहाँ से जो प्रश्न आया है कि बिहारी की सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि। अब क्योंकि देखिए बिहारी जी के बारे में हमने बात की थी तो वो एक दरबारी कवि थे। दरबारी कवि और श्रृंगारिक तत्वों को अपने जो भी बिहारी सतसई में उन्होंने बहुत ही समावेशन किया है, खासकर नायिकाओं के सूक्ष्म वर्णन उन्होंने किया है। तो उनकी सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि कहाँ तक है उसको निरूपित कीजिए। ऐसा पेपर सेकेंड मार्क्स 15 नंबर का, ये 2019 में आया हुआ है, तो 2019 का प्रश्न हो गया। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए कवितावली, कबीर की भाषा से दुकड़ी, तो ये और भी व्याख्या है, जबकि कबीर जी का और मैंने आई थिंक सूरदास जी का भ्रमर गीत सार और जायसी जी का पद्मावत ये सभी करवा दिया। तो देखिए जायसी से क्वेश्चन, निराला की कुलकुल मुत्ता से क्वेश्चन, तो इसमें मिक्सअप सारे क्वेश्चन एक साथ दिए हैं जो पूर्ववर्ती क्लासेज में आए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि बिहारी के संदर्भ में यहाँ एक प्रश्न है। प्रश्न ये है 15 नंबर का, 2019 वगैरह में आया है शायद, कि बिहारी की काव्यकला अपनी ध्वनिक्षम संभावनाओं के साथ साथ रसाभिव्यक्ति में भी पूरी तरह से सक्षम है। तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। याद होगा तो मैंने एक किया था कोटेशन की पूरी पंक्तियों वाली एक सीरीज दी थी, उसमें हमने देखा था कि बिहारी के संदर्भ में बहुत सारे जो कविकार हैं उन्होंने अपने अपने वाक्यों में कुछ ना कुछ बिहारी के संदर्भ में कहा है। तो किसी ने रसाभिव्यक्ति के भी संदर्भ में कहा है, वो कोटेशन की जो फाइल है वो मैं वही है कि हिंदी और प्राइड में पेश कर दूंगी। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बिहारी की काव्य कला तो समझेंगे, क्योंकि काव्य के सौंदर्य की दृष्टि से जो काव्य के तत्व हैं उन पे तो बात की गई है, लेकिन हम उनको ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी रसाभिव्यक्ति में पूरी तरह से सक्षमता था कि नहीं था। तो वही चीज है कि हमको अगर बहुत ही ज्यादा प्रमाणिक उत्तर लेखन करना है तो मुझे कोटेशन बाय द वे याद है कि उनको कौन रसात्मकता से भरपूर कहा है। नरेंद्र जी ने कहा है, यानी एक तरीके से ग्रियर्सन जी ने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है, किसने कहा है।
तो अपना बहुत ही बात जो है ना फैक्चुअलाइज वे में उस चीज को दे सकते हैं, वो प्रामाणिक लगेगा उत्तर लेखन, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्रश्न आया है कि बिहारी की कविता के साक्ष्य से बताइए कि कवि का जो है वो धर्म के क्षेत्रों में क्या बोलबाला रहा है, यानी धर्म दर्शन के क्षेत्रों में क्या पैठ थी। और इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे जाए तो देखिए यहाँ पे तो अभी प्रश्न का वो मैंने लगा दिया था, और भी प्रश्न का देखें तो यहाँ से देखिए और भी जो पूर्ववर्ती क्लास में व्याख्या आए हुए हैं। देखिए यहाँ पद्मावत के संदर्भ में दिया है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि बिहारी की काव्य एवं काव्य है और उनकी कवि दृष्टि के बारे में बात कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि बिहारी की काव्य एवं की काव्य दृष्टि की सौंदर्य शास्त्री। अब यहाँ पे देखिए बात तो करनी है लेकिन सौंदर्य दृष्टि से भी करनी है, लेकिन यहाँ पे काव्य शास्त्रीय तत्वों के बारे में कहा है, और काव्य शास्त्रीय तत्वों के समावेशन की बात, जैसे काव्य शास्त्र में हम लोग पढ़ते नहीं कि अलंकार है, छंद है, तो जैसे कवि बिहारी को हम लोग जानते हैं कि वो रीति सिद्ध, मतलब रीति काल में ही रीतिबद्ध भी है, रीति सिद्ध भी है, रीति इतर भी जाके हैं। तो जो बिहारी जी हैं ये रीति सिद्ध कवि हैं, उनकी श्रेणी क्या है, सिद्ध, यानी रीति में तो सिद्ध है, लक्षण ग्रंथ सभी परंपरा का वहन किए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि थोपा हुआ सा लग रहा है। आप उनकी ससैया के दोहे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ उसमें, हर एक चीज है, रस छंद अलंकार सब कुछ परिपूर्ण है, लेकिन वो उसी में एक दोहे को जितना एक तरीके से सघनता से उन्होंने गुथा है उसी में सब दिख जाता है। तो वही पूछे कि जो काव्य उनका लिखा गया है, क्या काव्यत्व की दृष्टि की जो सौंदर्यता बात है, क्या वो शास्त्रीय मीमांसा पे खरा उतरता है। तो अब शास्त्रीय मीमांसा में किसी भी चीज को जब हम परखते हैं तो उसका 3-4 आधार होता है, उस आधार पे अगर ये सुटेबल बैठ रहा है तो इसका मतलब सही बात है कि बिहारी के काव्य में उनकी काव्य दृष्टि को देखा जाए तो शास्त्रीय मीमांसा के प्रतिमानों पे खरा उतरता है। देखिए तुलनात्मक प्रश्न का लेखन भी आता है, जैसे तुलसी और जायसी की काव्य भाषा और संवेदनात्मक गहनता का तुलनात्मक विश्लेषण करिए। तो कबीर जी पे तो आगे करवाया है, सूरदास जी का हुआ है। यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन है कि बिहारी के काव्य में चित्रित प्रेम और सौंदर्य। एक चीज आप देख रहे होंगे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन वही है कि ज्यादातर जो बिहारी के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं उनके चित्रित प्रेम, उनकी सौंदर्य, क्योंकि वही है कि दरबारीपन वाला जो एक फ्लेवर था वो उनमें झलक रहा था साफ साफ, और उन्होंने नायिकाओं का जैसा हाव भाव चित्रित किया है तो वो अपने आप में ही ना बहुत ही मतलब अलग है। तो जो भी प्रश्न इनसे बने उनके चित्रित प्रेम और सौंदर्य सांसारिकता से निबद्ध है कि नहीं है, कुछ इस प्रकार है। इसी तरीके से और भी प्रश्न देखें अगर नेक्स्ट में, क्योंकि अब इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे व्याख्या वाले प्रश्न नहीं दिए गए हैं, ठीक है, तो व्याख्या के भी प्रश्न, ये तो प्रश्नों का वो संग्रह दिया गया है यहाँ पे सिर्फ व्याख्या के संदर्भ में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि लगातार सारे क्वेश्चन है। भ्रमर गीत सार कबीर दास जी का, भ्रमर गीत सार कबीर स्वदेशी हैं कि विदेशी हैं, और इसी अनुरूप अगर देखा जाए तो इस पंक्तियों में कहीं भी जो है एक तरीके से बिहारी के संदर्भ में प्रश्न नहीं है। मुझे जहां तक लगता है वो प्रश्न देखने को आपको मिलेगा उनके दोहे में, जो उनकी व्याख्या की पंक्तियां होंगी ना वहां से बहुत ज्यादा ही आता है, छोटे रहते हैं सीधे व्याख्या उठा के दे देता है। अब यहाँ भी देखिए एक तरफ से कबीर जी के संदर्भ में काफी प्रश्न यहाँ से लगातार आए हुए हैं वर्षों में देखा जाए तो, हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको बिहारी के प्रश्न नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। और भी देख लेते हैं क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी आए हैं कैसे। देखिए सूर के संदर्भ में है, और एक तरीके से कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितनी ज्यादा होगी, या मसी कागज छुओ ने, यही कबीर जी के बारे में है। और एक तरीके से देखा जाए नागमती की विरह वर्णन, रामचरितमानस। यहाँ पे एक प्रश्न है 40 नंबर का, ये कभी आया यूपीपीसीएस में कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। तो बिहारी जी को वैसे गागर में सागर भरने की कला के रूप में तो देखा ही जाता है, जिस तरीके से उन्होंने कम शब्दों में जिस तरीकों से लिखा है, जैसे कहत नटत रिझत खिजत में ही ये चीजें दिख जाती है। और भी प्रश्न देखें कि यहाँ पे देखिए प्रश्न आया हुआ है, आई थिंक, हाँ यहाँ पे प्रश्न काफी आया हुआ है। ये देखिए कि यहाँ पे देखेंगे, एक ये जूम आउट करने पे, हाँ, बिहारी रीति सिद्ध कवि है, इस कथन पर टिप्पणी करना है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं या बिहारी के काव्य के मूल्यांकन की बात अगर यहाँ पे देखें तो बिहारी के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, उन पर विचार करना है आपको।
है ना। और भी अगर प्रश्न देखें तो फिर हाँ, डायरेक्ट कोई ऐसा प्रश्न अभी यहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिहारी से संदर्भित जो भी प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार आते हैं। एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे आपको लगेगा कि ओवरऑल देखिए प्रश्न कैसे आता है। अब इन्होंने देखिए कि एक तरीके से इसमें भी अगर देखें तो आपको उतना ज्यादा बिहारी से रिलेटेड प्रश्न नहीं देखने को मिलता है ना। सबसे ज्यादा देखा जाए तो कबीर जी से प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी देखिए रामचरितमानस तुलसीदास जी का, है ना, कवितावली हो गया, और भ्रमर गीत सार हो गया, बालकांड हो गया, रामचरितमानस हो गया, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर हैं या नहीं, उन्हीं के संदर्भित सारे प्रश्न हैं। तो ठीक है, मतलब इससे ये आपको आइडिया लग गया कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये देखना है हमको कि जो हमको प्रश्न एक तरीके से देखना है व्याख्या में, क्योंकि देखिए बिहारी सतसई से मैंने कहा यहाँ से प्रश्न उतने नहीं बनते क्योंकि डायरेक्ट व्याख्या से ही प्रश्न बन जाते हैं। अब यहाँ पे अगर प्रश्न देखना हो तो सबसे पहले ये देखिए कि मान लीजिए एक आप दोहे को लीजिए, एक दोहा मान लीजिए, पहला बिहारी सतसई के जितने भी महत्वपूर्ण काव्यांश की व्याख्या करनी है उन काव्यांशों की व्याख्या में मान लीजिए पहला ही काव्यकांश है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। सीधे सीधे ऐसे ही पंक्तियां दे देगा और इन पंक्तियों की हमको करनी होगी व्याख्या। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई और जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इसको कैसे लिखना है। देखिए पहले हमने क्या किया, आपको प्रश्नों के बारे में बता दिया कैसे आता है। अब आपको जो प्रश्न आएंगे ज्यादातर ऐसे ही आएंगे व्याख्या से। वो व्याख्या इस प्रकार होगा, एक तरीके से व्याख्या, और व्याख्या को आपको अपने शब्दों में जो है व्याख्यायित करना होगा। अब जैसे ये कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, अब ये जितने भी नंबर का प्रश्न होगा वो नंबर आपका बट जाएगा आपस में। तो किसी भी चीज को आपको इसको मान लीजिए लिखना है तो आपको सबसे पहले उसका संदर्भ डालना होगा, संदर्भ के बाद प्रसंग डालना होगा, प्रसंग के बाद अगर देखा जाए तो फिर व्याख्या आएगा, फिर विशेष आएगा। यानी हर एक चीज में जो आपकी कॉपी होगी इस तरीके से कुछ कॉपी होगी, और कॉपी में सबसे पहले आपका व्याख्या, फिर प्रसंग, फिर आप देखिए नहीं पहले संदर्भ डालिए, फिर प्रसंग डालिए, फिर व्याख्या डालिए, फिर विशेष। यानी ये चार चीजें आपको करके चलनी है। तो आप व्याख्या को पढ़ने के पहले माइंड सेट कर लीजिए कि हमें ऐसे ही करना है। अब मान लीजिए हम जितनी भी व्याख्या कराएंगे तो संदर्भ, ये जो संदर्भ डाला वो सभी जगह प्रासंगिक है, तो इसको आप मगअप कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए जितने भी हैं तो आपके पाठ्यक्रम में लगा है बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई के ही दोहे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो प्रस्तुत दोहा कौन सा है? प्रस्तुत दोहा जो है ये रीति काल के जो रीत सिद्ध कवि हैं। अब हमने श्रेणी बताई थी कि बिहारी को देखेंगे तो ये कौन से हैं, ना रीति मुक्त कवि हैं, न रीति इतर जाके हैं, ये रीत के सिद्ध कवि हैं। तो ये प्रस्तुत दोहा जो है रीति काल के रीति सिद्ध सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना जो बिहारी सतसई है, जो कि 718 वो है, तो 713। अब यहाँ पे देखिए बिहारी सतसई से उद्धृत है, ये आपने बता दिया संदर्भ, तो ये पता चल गया कि हाँ ये दोहा कहाँ से लिया गया है, कौन सी रचना से दोहा लिया गया है। इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में जैसे मेरी भव बाधा हरो का प्रसंग कहाँ से छिड़ा, तो देखिए सबसे पहले जब कोई भी रचना की जाती है तो हिंदी साहित्य में ये चीजें हमारे यहाँ पे भारतीय साहित्य परंपरा में कि एक होता है मंगलाचरण। जैसे मान लीजिए मंगलाचरण की आप स्कूल गए हो और सबसे पहले आप क्या करते हैं, पढ़ाई करने से पहले आप एक तरीके से स्मृति गायन करते हैं अपने आराध्य जिनका भी पूजा पाठ करते हैं, तो आप एक मतलब माँ सरस्वती कर दे वाणी, यानी आपको जो शक्ति दे रही हैं आप उनकी वंदना करते हैं। कुछ ऐसे ही जब रचनाकार कोई भी रचना करते हैं तो सबसे पहले वो मंगलाचरण करते हैं, यानी मंगल आचरण, यानी सबसे पहले वो जिसको भी याद करना होता है पहले वो याद करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बिहारी जी ने मेरी भव बाधा हरो यानी एक तरीके से मंगलाचरण की प्रस्तुति की है। तो इस प्रसंग में आप सबसे पहले यही लिखेंगे कि ये जो दोहा आया है ये मंगलाचरण के संदर्भ में आया है। तो ये दोहा मंगलाचरण के रूप में है। अपनी सतसई की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से कवि श्री राधा से सांसारिक बाधा दूर करने की प्रार्थना करते हैं कि जब मैं लेखन करूं तो कोई सांसारिक बाधा नहीं आए, हम अच्छे से लेखन को पूर्ण कर पाए।
तो प्रसंग में आप सीधे यही लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा जो है मंगलाचरण के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। ये सत्सई की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से कवि श्री राधा से सांसारिक बाधा दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ बिहारी जी ने राधा कृष्ण को लेकर चलने वाली कवियों की मंगलाचरण की उस परंपरा का पालन किया है जिसमें कृष्ण की अपेक्षा राधा को विशेष महत्व दिया गया है। और राधा को विशेष महत्व देने का पीछे जो कारण भी था, तो कल उस कारण की भी बात की थी कि वो किस संप्रदाय में दीक्षित थे। जिस संप्रदाय में वो दीक्षित थे उसके आधार पे ही उन्होंने एक तरीके से राधा जी का स्तुति गायन किया, तो राधा जी को एक तरीके से याद किया, यानी उस संप्रदाय में सबसे पहले राधा को ही महत्ता दी जाती, तो उन्होंने मंगलाचरण में राधा जी को याद किया है। अब ये हो गया पूरा प्रसंग। प्रसंग के बाद आता है कि व्याख्या। तो व्याख्या में देखेंगे कि रत्नाकर जी ने इस दोहे के कई अर्थ प्रस्तुत किए हैं। जैसे अगर इसी अर्थ को देखा जाए व्याख्या करके कि हे श्रेष्ठ राधे, यानी वो माँ राधा को एक तरीके से स्तुति गायन करके कह रहे हैं कि जब भी मैं लेखन कार्य में अपने संलग्न हूं तो मेरी सांसारिक बाधाओं को आप दूर करिए, जिनका ध्यान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए राधा जी को याद करते हुए कह रहे हैं कि हम आपको याद कर रहे हैं, और देखिए आप हैं, क्योंकि आपको ही हमने एक तरीके से मंगलाचरण में याद किया है, आप ही मेरी आराध्य हैं। तो मैं जब लेखन कार्य में संलग्न होऊंगा तो आपकी याद करने से, आपको ध्यान करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण यानी जिसके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए माँ राधा को याद करके कह रहे हैं कि जिसके दर्शन से कृष्ण जी तक खुश हो जाते हैं, वो श्रेष्ठ राधा मेरी बाधाओं को हरित करें, यानी वो हरण करे। प्रस्तुत दोहे का मूल व्यंग्यार्थ है कि कवि ग्रंथ के आरंभ में ही राधा जी से समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर करने के साथ ही अपनी पूर्ण यानी जो काम है यानी मंगलाचरण तो कर दिया, लेकिन अब सत्सैया में इस अच्छे से सारे दोहे लिखने तो काम भी पूरा होना चाहिए ना। तो इसका मैं एक तरीके से मंगलाचरण कर रहा हूँ, यानी याद कर रहा हूँ कि ऐसे हो। बिहारी कह रहे हैं कि कृष्ण को अपने रूप और भाव में निमग्न रखने की विचित्र क्षमता रखने वाली हे राधे, मेरी समस्त बाधाओं को आप दूर करिए। जिस प्रकार आपके रूप का स्मरण होते ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं अथवा आपकी कांति, चमक, दैदीप्यमानता मात्र पढ़ने से भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते, उसी प्रकार मेरे भी पाप को हर लीजिए। तो ये चीज हो गया इसकी व्याख्या अलग अलग शब्दों में। अब यहाँ पे आता है विशेष, यानी आपने संदर्भ कर लिया, प्रसंग कर लिया, फिर व्याख्या हो गया। अब विशेष की बात आती है। अब विशेष ये होता है कि जितना आपने व्याख्या में पढ़ा और व्याख्या में जो जो भी चीजें हैं, चाहे वो शिल्प के तत्व हो या साहित्यिक तत्व विद्यमान हो, जो भी आपको नजर आया, विशेष में आपको 1 2 3 करके पॉइंट वाइज इस चीज को लिख देना है। अब मान लीजिए कि यही चीज है और आपको पता चल गया कि ठीक है मेरी भव बाधा हरो, ये तो हमने लिख लिया। अब हमें क्या चीज देखने को मिला, तो इसमें सबसे पहले हमको देखने को मिला एक तरीके से मंगलाचरण। मंगलाचरण के माध्यम से अगर देखा जाए तो भारतीय काव्य परंपरा जो है उसका निर्वहन किया गया है, भारतीय काव्य परंपरा का निर्वहन। तो अब ये पंक्ति जो है आप आराम से विशेष तौर पे इसको यूज कर सकते हैं कि हाँ ये मान लीजिए आपने पॉइंट डाला एक। अब दूसरे पॉइंट में आपको क्या लगा, तो बिहारी की भक्ति भावना यहाँ पे नजर आ गई। क्यों? क्योंकि राधा जी को याद कर रहे हैं, कृष्ण जी को याद कर रहे हैं, तो उनकी ये भक्ति भावना नजर आई। इनके अलावा आपको क्या इसमें नजर आया, तो एक जो लेखन का एक हम हमेशा भाषा पे भी जोर देते हैं, तो ब्रज भाषा के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो उन्होंने ब्रज भाषा तो यूज किया, बहुत ही परिष्कृत है ना, परिष्कृत और एक सरल सहज जो है जो सभी को समझ में आए, तो सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। और राधा जी की स्तुति गायन में एक तरीके से उन्होंने किस तरीके से स्तुति गायन में अपने मंगलाचरण के द्वारा विघ्न बाधाओं से दूर, मतलब कि एक तरीके से विघ्न या बाधा ना आए उसको हरण कर अपने काव्य को पूरा करने का संकल्प भी लिया है। तो भाषाई तौर पे हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि अलंकार की दृष्टि से कौन अलंकारों का है, ये एक तरीके से कौन सा श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है, ये है अलंकार हो गए, भाषा हो गए, रस कौन सा प्रयोग किया गया है ना। और शिल्प के जितने भी तत्व हैं तो आप पॉइंट वाइज 4-5 पॉइंट गिना सकते हैं। इससे एक प्रश्न का उत्तर लेखन इस प्रकार कंप्लीट होगा। अब देखिए, इसलिए मैंने सबसे पहले फॉर्मेटिंग की कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना है तो इस प्रकार लिखना है, तो इस लिखने को ध्यान में रखना है।
और कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसका फॉर्मेट बना-बना के मैं टेलीग्राम में पिन कर लूँ। हो सकता है यहाँ पे नहीं अच्छे से करा पाऊँ, तो वहाँ एक आंसर की राइटिंग करके मैं वहाँ पे पिन कर दूँ। लेकिन उसके लिए वही है कि हिंदी और प्राइड से आप टेलीग्राम से जुड़िए, जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से अब शुरू होती है व्याख्या। व्याख्या आरंभिक 100 पदों को आपको ध्यान में रखना है। सारे प्रश्न कर दिए हैं। ये सारे प्रश्न का जो भी है वो संग्रह मैंने टेलीग्राम में पिन कर दिया है। देखिए जीवन परिचय वगैरह तो हो गया है ना, कल ही अभी किया था। अब जीवन परिचय के अलावा हमें आज से व्याख्या शुरू करनी है। तो व्याख्या आप ध्यान से सुनिए और आपके पास जो भी पुस्तक होगा उसे निकाल के मिलाते भी रहिएगा और ध्यान दीजिए। मेन बात है कि आप ध्यान से सुनिए, बाकी तो सभी के पास अपने नोट्स होंगे और उससे आप लोग मतलब इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए आपको आरंभिक 100 पद लेके चलना है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक भी नहीं छोड़ूं, सब करवाऊंगी, है ना। और जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी ये भी बता दूंगी कि ये वाला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जो बार बार आते हैं। बाकी मेरी समझ से तो एक बार अच्छे से आपको जो भी आपके सिलेबस में लगा है उसको एक बार तो कर ही लेना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। यहाँ पे अभी जस्ट हमने पढ़ा कि मेरी वो बाधा और राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। तो स्तुति परक भावार्थ में देखें तो बिहारी इस दोहे में यही कह रहे हैं कि जिनके शरीर की प्रतिछाया मात्र से ही उनके प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न हो उठते हैं, वही राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। तो ये तो सबसे पहले हमने कर लिया कि हे वही राधा नागरी, भक्त के हृदय में जिनके रूप का ध्यान करने से, यानी आपके रूप का ध्यान करने मात्र से जितने दोष है, कलुषता है, मन में जो भी द्वेष भाव है, वो सब तो हर ले जाते हैं। अर्थात आपकी जो चमक है उसके समक्ष अगर कोई भी बाधा आती है उसका हरण हो जाता है। तो मेरी भव बाधा अर्थात मेरे भी सांसारिक दुख, दारिद्र, चिंता इत्यादि का जिनका रंग कभी परंपरा में काला माना जाता है या सही नहीं माना जाता है, उसका भी हरण करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास। उसी का भावार्थ भी देखेंगे तो अलग रूपों में, क्योंकि सभी का भावार्थ देखा जाए तो अलग अलग रूपों में उसी चीज को प्रस्तुत किया गया है, यानी उसी के तो 3 अर्थ निकलते हैं। वो जो दिया गया था उसके स्तुति गायन में देखें तो 3 अर्थ स्वयं निकलते हैं कि हे वही राधा नागरी। यहाँ पे राधा नागरी से लेके एक तरीके से देखा जाए ना तो राधा को नागरी मतलब चतुर बताया गया है, कि मतलब राधा नागरी चतुर। एक तरीके से देखिए नागर कवि किसको कहा जाता है, तो इनको नागर कवि भी संज्ञा दी जाती है। तो नागर कवि की संज्ञा दी जाती है तो ये मानते हैं कि राधा जो है वो नागरी है। अब नागरी यानी वो चतुर, चालाक, कांतिमय, दीप्तिमान, जिनपे श्री कृष्ण भी एक प्रकार से मोहित हैं। तो उनकी आंखों में जिनके तन की झलक पड़ने से जब श्री कृष्ण चंद हरे भरे अर्थात प्रसन्न वदन हो जाते हैं, तो फिर मेरे ही कष्टों का क्या, वो तो आराम से वो निवारण करेंगी। इस अर्थ से कवि श्री राधिका जी के श्री कृष्ण चंद्र जी के अत्यंत प्रेम यात्री या प्रेम पात्री होने की प्रशंसा करते हुए अपने भी भवबाधा, तो एक साथ एक पंथ दो काज बिहारी जी ने कर दिया कि हमारी भी भावनाओं की जो और साथ में जो बाधाएं उत्पन्न हो उसको आप हरण करें, क्योंकि मुझे पता है कि जिसकी चमक से अगर श्री कृष्ण जी मोहित हो सकते हैं, प्रसन्नचित हो सकते हैं, तो फिर मेरी तो बात ही अलग है। यहाँ पे उसी के संदर्भ में ये तीसरा भी अर्थ निकलता है, देखिए कि हे वही राधा जिसके तन की परछाई अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण। अब देखिए श्याम वर्ण यहाँ पे किसका प्रतीक हो गया, एक तरीके से कृष्ण जी का प्रतीक हो गया, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया एक। हाँ, तो उसी में देखिए कि राधा नागरी तो है, लेकिन जिनके तन की परछाई अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण चंद्र हरे रंग के द्युति वाले, यानी आभा कैसे पड़ रही है, राधा कैसी है, उनका रंग क्या है, गोरा रंग है। और अगर देखें कृष्ण जी का तो श्याम वर्ण है। अब इस वर्ण का इस पे जो झलक पड़ने से कृष्णचंद्र कौन से कलर के हो गए हैं, हरे रंग की द्युति वाले, चमक वाले हो जाते हैं। तो फिर मेरी भव बाधा दूर करो, यानी इस अर्थ में कवि श्री राधिका जी के शरीर के गोरेपन की प्रशंसा कर रहे हैं कि वे ऐसे सुनहरे रंग की है कि उनका आभा पड़ने से श्री कृष्ण चंद्र का श्याम रंग जो है वो हरा हो जाता है। तो आपको यही मंगलाचरण वाले के संदर्भ में देखा जाए तो एक नहीं बल्कि 2-3 अर्थ निकलते हैं, सिर्फ इसी के 2-3 अर्थ निकलते हैं। अब आगे की बात करें, एक मिनट। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब देखिए इसमें कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, श्लेष अलंकार, परे, श्याम, हरित, है ना, हर एक चीज का अर्थ भी दिया गया है कि कौन सा किसके। अब यहाँ से जो दोहा स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आगे के जितने भी पद हैं।
देखिए कहते हैं कि अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, है ना, अपने अंग के जान के जोबन निवृत्ति प्रवीण, अस्तन मन नैन नितंब के बड़ो इजाफा कीन। प्रस्तुत दोहा जो कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी ससई से यहाँ पे उद्धृत है। प्रस्तुत दोहे में क्या कहा गया है कि योनो मेष मूलक नारी सौंदर्य का संश्लिष्ट वर्णन, यानी जो नारी है, क्योंकि बिहारी की राजनीति में अगर देखा जाए तो नारी सौंदर्य का उन्होंने अत्युत्तम चित्रण किया है, और वो भी एक यौना अवस्था में। तो योनो मेष मूलक जो नारी है उनका चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं कि यवन रूपी प्रवीण राजा ने नायिका के 4 अंगों को अपनी सेना के 4 अंग स्वीकार कर उनकी वृद्धि कर दी है। ये 4 अंग है स्तन, मन, नेत्र और नितंब, जो कि यवन रूपी राजा की चतुरंगनी सेना के प्रतीक होते हैं। जैसे सेनाओं में चतुरंगनी प्रतीक होते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से उपमा कितना तगड़ा दिया गया है कि प्रस्तुत दोहे में जो नारी सौंदर्य का संश्लिष्ट वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि बिहारी के राजनीति ज्ञान का परिचायक भी देखने को मिलता कि वो चतुरंगनी सेना को किस तरीके से एक मतलब कि स्त्री के हाव भाव से उन्होंने जोड़ के दे दिया कि ये चतुरंगनी सेना के समान है। जैसे कोई युद्ध में जा रहा है तो युद्ध में तो वही ये चतुरंगनी सेना, तो यहाँ से उनकी राजनीति के ज्ञान का भी अच्छा मतलब एक जानकारी मिलता है कि उन्होंने राजनीति से इसको जोड़कर देखा और इतने अच्छे से प्रस्तुत किया है कि ये दोहा बिहारी के राजनीति ज्ञान का परिचायक है। इस दोहे में नायक द्वारा अपनी बाल्यावस्था में अपनाई गई प्रेयसी के यवन पर अधिकार से उत्पन्न मन की जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त हुई है कि जो नव यौना नायिका है, मतलब नव यौना नायिका एक अभी बढ़ ही रही है और उसके शरीर तथा उत्साह में वृद्धि देखकर नायक अथवा सखी से स्वगत कथन कह रहा है। स्वगत कथन मतलब कि उसे बातें इस तरीके से कर रहा है कि वो अपने पक्ष में अधिकार में आए हुए यवन रूपी राजा नायक ने नायिकाओं के 4 अंगों पर अधिकार स्थापित कर लिया। जिस प्रकार राजा यानी नायक जो होता है, मतलब कोई भी नायक हो तो जो भी उसका चतुरंगड़ी सेना होता, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल चलने वाले, उन पे तो उनका अधिकार होता है। ऐसे ही कोई राजा जब होता है तो राजा का नायिका के हाथी, मन, घोड़ा, नेत्र, रथ, नितंब, पैदल, यमन रूपी चतुरंगड़ी सेना पे उस पे कैसे वो अधिकार जमाते हैं, उनका खुद का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पे ये लगता है कि एक होता है रथ युद्ध यानी श्रृंगारिक प्रेम के युद्ध में, तो इससे ये लगता है कि नायक जो है वो नायक कहीं ना कहीं रथ युद्ध में विजय पा लिया है। इन 4 अंगों में वृद्धि देख उसने खुद विजय प्राप्त कर लिया है। तो ये प्रस्तुत दोहा जो कि एक तरीके से आप समझिए कि रीतिकाल में जितने भी दोहे लिखे गए उन रीतिकालीन दोहों की एक खासियत यही रही है कि बिहारी जी ने हर एक चीज को श्रृंगारिक दृष्टि से, अब यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा अगर आप जाएंगे तो ये सब जो भी लिखा गया है ये एक तरीके से श्रृंगारिक दृष्टि से लिखा गया है। चतुरंगड़ी सेना और इस तरीके से मतलब एक तरीके से उसका हाव भाव देख के आपको लगेगा कि हाँ ये रीतिकालीन श्रृंगारिक चेतना है। और यहाँ पे अगर देखिए तो बात किसकी हुई है, उनके शारीरिक सौष्ठव की बात हुई है, शारीरिक सौंदर्य बोध को दिखाया गया है कि किस तरीके से एक नायक का नायिका पे अधिकार हो जाता है। अधिकार क्या, उसके पूरे मतलब एक कह सकते हैं कि जीवन पे ही उसका अधिकार हो जाता है, उसके सौंदर्य पे हो जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तरीके से ना मानवीय करण अलंकार आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं कि ये सच्चाई है कि मानवीयकरण किया ही गया है कि हाँ तभी तो आप अधिकार कर सकते हैं, और बाकी रूपक अलंकार है ही। और यवन के उदय का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है, और दोहा तो स्थूल एवं मानसिक शारीरिक सौंदर्य बोध से युक्त प्रतीत होता ही है। आगे कहते हैं कि देखिए आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि अबते टरत न बर परे दई मरुक मनुमैन, अबते टरत न बर परे दई मरुक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ चले चितु चतुराई नैन। प्रस्तुत दोहा जो कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी कृत बिहारी सही से लिया गया है, जिनका संपादन भी अगर देखा जाए तो कवि पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है, क्योंकि एक तरीके से श्रेष्ठ टीकाकार के रूप में पंडित दास जगन्नाथ रत्नाकर ही आते हैं। तो उनके द्वारा ये चीज कहा गया कि देखिए अगर देखा जाए तो अबते टरत न बर परे, यानी प्रस्तुत दोहे में कि समस्त रीतिकालीन काव्य में अगर देखा जाए तो नायिका के नव प्रस्फुटित यवन का वर्णन करते हुए उनकी सखी नायक से कह रही है कि नायिका में केवल सौंदर्य की वृद्धि नहीं हुई है,
अबदे टरत न बर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ चले चित चतुराई नैन। यानी अभी सिर्फ अगर बढ़ी चले उसमें किस चीज की वृद्धि नहीं हुई है, केवल और केवल सौंदर्य की वृद्धि नहीं हुई, बल्कि वो अब और ज्यादा चंचल भी हो गई है। चित चतुराई नैन, वो और भी चंचल हो गई है। अब उसकी चंचलता की देखें तो चंचलता की कोई सीमा भी नहीं रह गई, क्योंकि उसके नेत्रों का विस्तार भी बढ़ता जा रहा है, उसके नेत्रों में काम भावना का प्रस्फुटन। यानी जिस तरीके से अगर देखें कि यौवनावस्था में एक स्त्री बढ़ रही है, मतलब एक बाल्यावस्था होता, बाल्यावस्था से जैसे जैसे बढ़ रही है, तो वही चीज है कि उसकी चालाकी, उसके नैनों में उसकी चतुराई भी बढ़ती जा रही है, सिर्फ एक चीज नहीं। तो ये चीज स्पष्ट देखा जाता है, और कभी इसको स्पष्ट देखते भी हैं। यानी नायिका के यौनोमेश का वर्णन करते हुए नायिका के शरीर में यौनोमेश के साथ साथ उसकी चित्त की चपलता, चतुराई, नेत्रों का विस्तार बढ़ता जा रहा है। चित्त की चपलता, चतुराई और नेत्रों के विस्तार में कौन ज्यादा बड़ा है, ये निर्णय करना अब कठिन हो गया है। तब बिहारी ने मनोगत चंचलता की उस एक तरीके से देखे, ये जो स्त्री है उसमें मनोगत चंचलता कितनी बढ़ गई है, उनकी चतुराई और नेत्रों के विस्तार की गति में भी होड़ है, मानो मदन ने इन्हें बढ़ा दे रखा है। तो आप वृत्यानुप्रास, क्षेत्रानुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार और भी अलंकारों का प्रयोग तो हुआ है। तो विशेष तौर पे इनमें क्या चीज देखने को मिलता है कि रीतकालीन मानसिकता के अनुरूप प्रस्तुत दोहे में भी स्त्री की सौंदर्य का मानसल वर्णन कर ही रहे हैं कि कैसे कैसे वो बढ़ रही है, और मानसल हाव भाव तो बढ़ ही रहा है, शारीरिक सौंदर्य भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ उसकी चपलता, चंचलता, ये सब भी बढ़ गया। ये क्यों है? क्योंकि एक नव अंकुरित यौवना नायिका जो होती है जिस तरीके से बढ़ती है, तो स्वाभाविक है कि प्रेम के स्थान पे उसमें काम भावना का उद्दीपन बढ़ता जाता है, और वही चीज यहाँ पे कवि बिहारी द्वारा व्याख्यायित किया गया। तो एक सजीव सा प्रतीत होता है कि हाँ, मानवीकरण अलंकार की सहजता दिख रही है, रूपक अलंकार भी साथ में दिख रहा है, और एक तरीके से जो होड़ा होड़ी किसी चीज को लिखता है ना, तो जब आप देखिए कि कहीं भी बहुत ज्यादा होड़ा होड़ी हो, बहुत भीड़ हो, तो वहां पे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये तो विप्सा अलंकार, इसे जुगुप्सा टाइप में कुछ हो गया, तो इनका भी है। बाकी वृत्तानुप्रास, छेकानुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन सारे का, तो इन सारी चीजों को आप विशेष में डाल सकते हैं, इसलिए सारा बीच बीच में हम ये भी बताते चल रहे हैं। आगे कभी कहते हैं आगे कहते हैं कि औरे ओप कानिन नुकनु गनी गनी सिरताज मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। कनी निकुन, ये सबसे बड़ी बात है कि ये क्या होता है कनी निकुनु। ये एक तरीके से होता है कि आंख की पुतलियों के कारण कोई भी चीज देखना है तो आंख की पुतलियों के कारण, यानी जो प्रस्तुत दोहा है जो कि सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी द्वारा रचित सतसई से लिया गया है, तो इसमें एक तरीके से जगन्नाथ रत्नाकर जी ने जब व्याख्यायित किया, टीका लिखा, तो प्रसंग में ये देखने को मिल रहा है कि ये उस समय की बात हो रही है जब नायिका की यौवनावस्था का वर्णन करते हुए बिहारी उसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता को गिना रहे हैं कि उनका मन सामाजिक विषयों से अधिक नायिका की सौंदर्य वर्णन और उसकी विभिन्न क्रीड़ाओं में अधिक रमा हुआ है। प्रस्तुत दोहे में भी बिहारी नायिका की यौवनावस्था का वर्णन उसके नेत्रों की चमक के माध्यम से करें जिन पर नायक मोहित है। कनिन निकुनु, यानी उसकी आंख की पुतलियां, और ओप कनिन निकुनु गनी गनी सरताज मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, यानी वो अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका, उसके नेत्रों की पुतलियों में यौवनावेश, यानी आंखों में इतना ज्यादा, मतलब एक तरीके से कांतिमान है, अलग ही है, मतलब वो आकर्षित करने की शक्ति है कि वो अंकुरित यवना मुग्धा नायिका के नेत्रों की पुतलियों की बात करें कि अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, ऐसी चमक उसमें उत्पन्न हो गई है। सखी इस स्थिति का नायिका से वर्णन करते हुए ये कह रही है कि तो अपनी कनिन निकाह, यानी तेरी पुतलियां इतनी ज्यादा सुंदर है, अर्थात नेत्रों की पुतलियों में जो तेरी कांतिमान जो चमक उत्पन्न होती है, लज्जा जनित हाव भाव होता है, उससे कोई भी नायक तेरी तरफ आकर्षित हो सकता है। तो ये अनिर्वचनीय है, जो तुम्हारी मधुरिमा है, तुम्हारी कांतिमान है, दीप्ति है, उसके कारण सब पत्नियों में, मतलब एक होता था पहले कि राजाओं में जैसे कई पत्नियां होती थी, तो राजा क्या होते थे कि कई पत्नियों के साथ जा रहे हैं, तो जब वो जा रहे हैं तो आपस में वो सखियां आपस में ही बात कर रही है सब पत्नियों में कि सबसे श्रेष्ठतम कौन है, तो किसी नायिका को कह रहे हैं कि ये नायिका जिसके पुतलियों में यौनोमेश की काड़ी की एक अद्भुत अनिर्वचनीय चमक है, ये इसके नेत्रों की पुतलियों का ही आकर्षण है, जो राजा आसक्त होकर इसकी तरफ ज्यादा ही रहता है। तो तेरी यह अनिर्वचनीय मधुरमा पति को सम्मोहित करने वाली मणि के समान है।
तो यहाँ पे वही है कि यौवन की चमक से पूरा शरीर उसका झिलमिल करने लगता है। बिहारी नायिका के अंकुरित यौवन की चमक का वर्णन करते हुए यही कह रहे हैं, कुछ चमक के शब्दों में वो वर्णन करना असंभव है, क्योंकि इतनी आंखों में चमक इतनी अद्भुत और मनोहर है वो, कि वो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। और खासकर जब वो नायिका की मणि रूपी पतलियां जो ऊपर नीचे हो रही है वो बहुत ज्यादा मोहित करती हैं, और उन्हीं की आकर्षण और जब लज्जा मतलब एक तरीके से जो घूंघट होता है उस पट में वो जो छिपा रखी है, जिसके कारण ये कोई स्त्री नहीं समझ पाती कि नायक नायिका के प्रति इतना आकर्षित क्यों है, यानी कारण तो उसकी पुतलियां हैं। तो यहाँ पे बिहारी ने देखिए एक नारी आकर्षण के सहज पक्ष को दोहे का विषय बनाया है कि उसके नेत्रों की मधुरता में कोई भी मुक्त हो सकता है। वो नेत्रों की एक तरीके से मंत्र मुग्धता, यहाँ पे यही तो है कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो उन्होंने सहज वर्णन किया है उनके नेत्रों का, कि वो नेत्रों की जो चमक है ना, तो एक नेत्रों की चमक की बात जब बिहारी जी कर रहे हैं तो एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है तो इसीलिए तो उनको गागर में सागर भरने की कला वाला कहा जाता है। कनीनी निकनू में ही उन्होंने सारी बात अपनी कह दी। तो ये एक तरीके से उनके बोलने की शैली में भी देखिए उक्ति वक्रता नजर आता है कि किस तरीके से अपनी बातों को बहुत ही चतुराई पूर्ण रखती हैं। इस दोहे का मूल भाव बिहारी के एक अन्य दोहे में भी देखा जा सकता है। वो इसको एक दोहा और भी है कि वही लखे लोचन लगे, वही लखे लोचन लगे, कौन जुअत की जोत। यानी जिस तरीके से वो एक स्त्री की नेत्रों की चमक उसके पट्टा लफ्ज को उठाते हुए नायिका के प्रति नायक का आकर्षण और साफ पत्नीत्व जितने भी हैं वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर क्यों वो इतना इसके प्रति आकर्षित है। तो उन्होंने जिस प्रकार कवि बिहारी ने कहा, वो गागर में सागर भरने ही जैसे कहा कि कन निकनू पट के झट से जो भी चीजें देखते हैं उसी के प्रति आकर्षित या मोहित होकर वो नायक उसके प्रति आसक्त होता है। आगे की रचना में बात करें तो देखिए कहते हैं कि आगे अगर देखा जाए कि सनि कज्जल चक छक लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपति है भोग वे लही सुदेशु सब देहु। यहाँ पे चक छाग यानी एक तरीके से चक वगैरह इसका आंख को संबोधित करके कहा गया है। प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वाधिक विख्यात कवि बिहारी कृष्ण सही से ही उद्धृत है। झक यानी जो भी है ये मछली के आंख के बारे में कहा गया, और नायिका की आंखों का देखिए वर्णन कैसे किया गया है, क्योंकि ज्यादातर रीतकाल के कवियों ने स्त्री को देखा है किन रूपों में, एक वस्तु मात्र के रूप में देखा है। तो यहाँ भी रीतकालीन कवि देखने और उसको देखिए कैसे वो जोड़कर बताते हैं एक मछली के साथ, कि उनके हाव भाव उनकी आंखों के बारे में जब वर्णन करते हैं तो उनके काव्य में नारी के प्रति यही दृष्टिकोण नजर आ रहा है कि बिहारी श्रृंगार को प्रधानता देते हुए ये कह रहे हैं कि जहां नायक नायिका के सौंदर्य पर मोहित है तो उसका सखा नायक को नायिका के भोग के लिए प्रेरित कैसे कर रहा है, कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने अर्थ व्यंजना के लिए ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हुए कहा है एक तरीके से कि एक देखा जाए ज्योतिष के अनुसार कोई बालक यदि मीन लग्न में जन्म ले लेता है और उसमें शनि ग्रह की स्थिति होती है तो बालक राजा बनता है और अपने जीवन में विभिन्न सुखों का भोग करता है। ज्योतिष विज्ञान की इस मान्यता का सहारा लेकर कवि ने नायक नायिका के प्रथम मिलन का वर्णन किया है, और कवि कहते हैं कि नायिका ने आंखों में काजल लगा रखा है, और देखिए नायिका अपने काजल लगे नेत्रों से नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देती है। नायक मोहित हो जाता है और उसके मन प्राण में नायिका की सुंदर नेत्रों वाली छवि बस जाती है। एक सखी नायिका से इस स्थिति का वर्णन करते हुए कह रही कि हे नायिका, तुम्हारे नेत्र मछली की तरह यानी मीन राशि की तरह, और वो मीन राशि की तरह लग रहे हैं, उनमें लगा हुआ काजल जो है वो शनि की तरह, शनि ग्रह की तरह लग रहा है। तो ये लग रहा है ना कि एक ज्योतिषी का सहारा लेकर ही पूरा नायिका के हाव भाव का वर्णन, इतना सूक्ष्म वर्णन कौन करने जाता है कि पूरा ज्योतिष शास्त्र एक नायिका में निकल के आ गया है। तो ये बिहारी जी कर सकते हैं, ये बिहारी जी की ही कला है कि आंख तो नेत्र जो है उनकी नायिका की वो मछली की तरह बना दिए और उसमें जो काजल लगाते हैं उसको शनिग्रह लगा दिए। तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि नेत्र में जो काजल लगा वो शनिग्रह जैसा है। अब ऐसे मुहूर्त में उत्पन्न कोई शिशु है तो प्रसिद्ध राजा ही होगा, अतः तुम्हारे स्नेही भी और प्रसिद्ध और अस्थायी होंगे। यानी जब राजा से इस तरीके से होगा तो वही है
कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नायक से उसके मिलन की शुभ घड़ी हो, स्नेह रूपी बालक को जन्म देने की शुभ घड़ी हो। नायक का सखा नायक को नायिका के शारीरिक भोग करने के लिए प्रेरित करता है, कहता है कि क्यों नहीं तुम इस सुघड़ी का लाभ उठाकर उसका भोग करके उसके शरीर रूपी देश के राजा बन जाते हो। तो इस तरीके से मतलब बिहारी जी ने हाव भाव इतने इतने अंदर तक जाके वर्णन किया है। और रीतिकालीन भोगवादी मानसिकता का यहाँ सजल चित्रण देखने को मिलता है कि किस प्रकार प्रेरित किया जाता है। स्नेह में रूपक अलंकार वगैरह, इस दोहे में बिहारी का ज्योतिष ज्ञान भी परिलक्षित हुआ है कि हाँ भाई, बिहारी जी एक तरीके से बहुविध ज्ञान वाले हैं। सभी चीजों में उन्होंने ज्योतिषी को ला के एक लड़की जो एक तरीके से नेत्रों में काजल लगाती है वहां से जोड़कर उन्होंने इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन किया, तो अद्भुत ही है। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो इस तरीके से इनके द्वारा जो है किया गया है वर्णन अलग अलग रूपों में। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। अभी तो ये 100 पद हैं करके, तो आई थिंक बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक ही दिन करवाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके करवाते हैं। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको सच में हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज भी कंटिन्यू रहिए, और इससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। और जितना आप लोग देखेंगे तो होपफुली ये मेरे लिए भी एक तरीके से प्रेरणादायी काम करेगा और हम अच्छे से इस चीज को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए प्लीज। सब्सक्राइब वगैरह जो भी चीजें होती हैं फॉर्मेलिटी यूट्यूब पे, तो वो सारी चीजों को करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।